जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल प्राइम मिनिस्टर ने देश के नाम 12 ऑफ मई 2020 को जो एड्रेस किया था उसमें किन किन बातों पर उन्होंने देश का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, क्या नई घोषणाएं की थी, उनके विषय में हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बात बताई कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड बदल रहा है। जहां एक और पहले ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी सेंट्रिक हुआ करता था, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का एकमात्र उद्देश्य ये हुआ करता था कि अलग अलग कंपनीज दुनिया के उन देशों में जाके मैन्युफैक्चरिंग करती थी या फिर अपना प्रोडक्शन करती थी जहां पे लेबर कॉस्ट का एडवांटेज है और वहां से वो पूरी दुनिया में सेल करती थी। मतलब उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये इकोनॉमी को ध्यान में रख के पहला ग्लोबलाइजेशन किया गया था। लेकिन यहां पे प्रधानमंत्री जी ने एक पोस्ट कोरोना ग्लोबल ऑर्डर में एक नए तरह के ग्लोबलाइजेशन, एक नए ग्लोबल ऑर्डर की बात की है, जिसमें बात होगी पीपल सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन की। पीपल सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन वो ग्लोबलाइजेशन होगा जिसमें दुनिया के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। सिर्फ ये बात नहीं देखी जाएगी कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लें, कैसे अपनी तिजोरी भर लें, कैसे इकोनॉमी बूस्ट कर लें, ये सारी चीजें तो होंगी, पर इसके अलावा ये बात भी देखा जाएगा कि इस ग्लोबलाइजेशन से, इस नए ग्लोबल ऑर्डर से दुनिया की जनता का भला कितना हो रहा है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक जगह पे कहीं कोई एक वायरस जनरेट होता है और वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। तो आज दुनिया इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है कि अगर एक जगह पे कुछ होता है तो उसका असर दुनिया के दूसरे कोने पे देखने को मिलता है। तो ये जो नया ग्लोबल ऑर्डर आने वाला है, इस ग्लोबल ऑर्डर में हमको दुनिया की जनता का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमको अपना ही ख्याल रखना है, क्योंकि अगर दुनिया के सभी लोग अपनी अपनी जनता का ही ख्याल के बारे में सोचेंगे तो वो दुनिया के, उनको नहीं पता कि उनके कब किस काम से, किस एक्शन से दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए, कोई एडवर्स इंपैक्ट पड़ जाए। इसलिए हमको पूरी दुनिया का ख्याल रखते हुए एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाना है। इसी चीज की बात मोदी जी ने कल अपने स्पीच में, अपने नेशंस एड्रेस में की थी। इसके अलावा एक और चीज यहां पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चूंकि अब चाइना की इकोनॉमी सैचुरेट हो रही है। चाइना की इकोनॉमी सैचुरेट होने का मतलब कि उनकी इकोनॉमी में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव हो गया है। उनकी इकोनॉमी में एक जो पर कैपिटा इनकम होती है वो अचीव हो चुकी है। लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। पर कैपिटा इनकम इस समय $13,500 है वहां पे, और इंडिया में भी सिर्फ $2,100। तो ये जो डिफरेंस है $2,100 और $13,500 का, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। इसलिए अब बहुत सारी कंपनीज अपना प्रोडक्शन वेन्यू चाइना से हटा के किसी दूसरे डेवलपिंग नेशन जैसे कि वियतनाम, जैसे कि इंडिया में लाना चाह रही हैं। तो इस सिचुएशन का इस्तेमाल, ये जो एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, इसको इंडिया भी हार्नेस करना चाहता है। तो इंडिया चाहता है कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरे, चाइना को रिप्लेस किया जाए। अगर हम लोग चाइना को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो हमको अपनी एक ग्लोबल इमेज भी बनानी पड़ेगी। यहां पे एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्लोबल इमेज ऑफ ट्रस्ट बनाया जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कल के स्पीच में आपने देखा होगा कि कैसे मोदी जी ने एग्जाम्पल दिए कि जब Y2K प्रॉब्लम आई थी ईयर 2000 में, कहा जा रहा था कि दुनिया के सभी कंप्यूटर सिस्टम्स खराब हो जाएंगे, अपने आप मिसाइलें चल पड़ेंगी, सभी पावर हाउस बंद हो जाएंगे, हर वो चीज जो कंप्यूटर से चलती है सब बंद हो जाएगी। हालांकि ये एक बाद में होक्स साबित हुआ, लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने, लोगों को बताना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसमें इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने ये बात प्रूव करके दिखाई कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
तो वहां पे भी हमारा एक रोल था। प्लस मोदी जी ने कल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताया कि वहां पे भी कैसे भारत अपने एक्शन से दुनिया की जनता का ख्याल रखने के बारे में बात कर रहा है। कैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हमारे इनिशिएटिव से जब वो शुरू हुआ तो उसमें भी विश्व कल्याण का एक मैसेज छुपा हुआ था। तो भारत अब धीरे धीरे करके दुनिया के सेंटर स्टेज पे आ रहा है और वो एक मैसेज देना चाह रहा है कि हम पूरी दुनिया का ख्याल रख सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया के देशों में भारत के प्रति जो ब्रांड इंडिया है उसके प्रति एक ट्रस्ट खड़ा हो, क्योंकि अभी लोगों का जो ट्रस्ट है वो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। अगर हम एक नया ब्रांड लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं अब मेड इन चाइना नहीं मेड इन इंडिया खरीदो, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं अब इंडिया में आके करो, तो उसके लिए एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बनाने की जरूरत है। तो उसी ट्रस्ट को बनाने के लिए हम देखेंगे कि मोदी जी यहाँ पे प्रयासरत हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मोदी जी ने ये बात बताई कि कैसे पिछले कुछ दिनों में हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने इस क्राइसिस के समय हमारी बहुत ज्यादा मदद की। जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी जो पहला कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेके एक पैकेज, रिलीफ पैकेज घोषित किया गया था 1,70,000 करोड़ के आसपास का, उसमें जितने भी लोगों के पास में जनधन अकाउंट हैं उनमें महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए प्रति माह देने की बात की गई। प्लस लोगों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, उसका भी सब्सिडी है लोगों के अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर कर दी जा रही है। तो इस तरह की जो भी सहूलियतें हैं जो सरकार अपनी तरफ से देना चाहती है और दे भी पा रही है, ये सब कुछ संभव हो पाया है सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो है जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी की वजह से ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। तो कैसे इस तरह के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेजेस खत्म किए हैं, एक्सक्लूजन एरर खत्म किया है, इंक्लूजन एरर खत्म किया है। तो यहाँ पे मोदी जी बात कर रहे हैं कि इसी तर्ज पे अब हम लोगों को और भी ज्यादा बड़े ब्रॉडर रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो रिफॉर्म्स किन किन फील्ड में आएंगे उसका मोदी जी ने कुछ एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे रिफॉर्म अब एग्रीकल्चर और सप्लाई चेन में आने चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे जो अपना नया टैक्स सिस्टम होगा वो ज्यादा रेशनल होना चाहिए, किसी से बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे और कहीं पे किसी को बहुत ज्यादा टैक्स की छूट नहीं देनी चाहिए। तो एक रेशनल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और लॉज हैं वो सिंपल हों, अनएम्बिगुअस हों, मतलब आसान हो, आसानी से समझ में आ जाए, सिंपल हो, सरल हो। इसके अलावा हमको एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत है। तो इस फील्ड में भी कुछ रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता पे बल दिया कल मोदी जी ने। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैसे हमको स्किल्ड और कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। अगर हम दुनिया में चाइना को रिप्लेस करके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं तो हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। प्लस अभी हमारी इकॉनमी, दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स ये बात बोल रहे हैं कि अभी इकॉनमी में एक डिप आने वाला है, एक डिप्रेशन आने वाला है। तो उस डिप्रेशन से लड़ने के लिए भी हमारे पास में एक स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम, एक स्ट्रांग इकॉनमी होनी चाहिए। ये सारे रिफॉर्म्स उन्हीं के लिए जरूरी हैं। तो यहाँ पे हमको ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारा जो अभी नया एक मजबूत इकॉनमी की बात की जा रही है वो उसके लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की, और ये सब कुछ बिना एक फाइनेंशियल, एक स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम के बिना नहीं हो सकता। तो स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम की भी यहाँ पे बात की गई। फिर कह रहे हैं कि आखिर ये सारी जो रिफॉर्म्स की जाएंगे इनका बेसिक एम, बेसिक पर्पस क्या होगा। तो ये 3 चीजों के ऊपर खासकर से ध्यान देंगे। पहली चीज होगी कि बिजनेसेस को बढ़ावा देना। जो बिजनेसेस बंद होने की कगार पर आ गए हैं या फिर बहुत ही खस्ता हाल हैं, या फिर जो नए बिजनेसेस ओपन होना चाहते हैं, जो नई अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आ रही है, इसमें अगर कोई नया बिजनेस खड़ा होना चाहता है तो उन सभी को एनकरेज करना, उन सभी को सहारा प्रदान करना, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट अभी तक चाइना जा रहा था या दुनिया के दूसरे कुछ देशों में जा रहा था, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि चाइना में जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, वहां पे लेबर कॉस्ट महंगी हो रही है, तो वहां से कंपनी शिफ्ट होना चाह रही है। मैन्युफैक्चरिंग बेसिस, प्रोडक्शन बेसिस लोग अब शिफ्ट करना चाह रहे हैं और दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों में जाना चाह रहे हैं जहां पे
कि उनको वो सारी सहूलियतें मिल सकें जो कि चाइना ने आज से 20 साल 30 साल पहले लोगों को प्रोवाइड कराई थी, जैसे कि स्किल्ड लेबर फोर्स, सस्ती लेबर फोर्स, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा दूसरे तरह के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ रिलेटेड रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें हमको भी प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि वियतनाम में और मेक्सिको में बहुत सारी कंपनीज जा रही हैं, बांग्लादेश में, कीनिया में, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि हम भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज को जो अभी फिलहाल चाइना में हैं और जो वहां से निकलना चाह रही हैं, उनको हम अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो पर्पस होगा इन सभी रिफॉर्म्स का, वो है दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। और उसके लिए एक कैंपेन भारत ने शुरू किया था जिसका नाम है मेक इन इंडिया। तो उस मेक इन इंडिया कैंपेन को अभी वो थोड़ा सा स्लो पड़ गया था, तो उसको हमको फिर से एक मजबूती प्रदान करनी है और दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमी के 3 पिलर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। कहा जाता है कि भारत ने प्राइमरी सेक्टर के बाद सीधे टर्शियरी सेक्टर में छलांग लगाई थी। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का उतना मजबूत नहीं है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली इसमें सर्विसेज प्रधान कहा जाता है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रधान, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज ये यहाँ पे ज्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और रिफाइनिंग बहुत ज्यादा नहीं है। अब हमारे पास एक अवसर है कि हम अपनी इकोनॉमी के दूसरे पिलर को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि यही वो सेक्टर है जो मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है और वो भी वेल पेड जॉब्स क्रिएट कर सकता है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में लगभग आधी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लगी हुई है और वो इंडिया की कुल जीडीपी का लगभग 16 से 17% ही बस प्रोड्यूस करती है। वहीं सर्विसेज में अगर देखें तो उसमें जो वर्कफोर्स लगी हुई है वो लगभग 17-18% है, लेकिन वो जीडीपी का 64% के आसपास प्रोड्यूस करती है। तो इससे हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में इनकम का एक स्टार्क डिफरेंस जनरेट होता है। सर्विस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम, एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम से बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो इनकम का बहुत ही ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है, इसको कम करना है तो एक ही चीज है और वो ये है कि हमको एग्रीकल्चर में अभी बहुत ज्यादा लोग हैं, उनको निकाल के कहीं और भेजना होगा। जो कहीं और भेजने की बात है वो कहाँ भेज सकते हैं? सर्विस सेक्टर, क्योंकि ज्यादातर सर्विस सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होते हैं जिसमें कि ज्यादा स्किल की जरूरत होती है और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऐसी जगह पे एग्रीकल्चर से निकले हुए अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स को नहीं भेजा जा सकता। इनको भेजने के लिए हमारे पास एक ही जगह है और वो है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में भी 2 तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। तो हमको लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना है, जिससे कि हम देश की ज्यादातर आबादी को वेल पेड जॉब्स दे सकें, यानी कि देश की जनता का इनकम बढ़ा सकें और एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सकें। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है। और इसी सबको ध्यान में रखते हुए, चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। मोदी जी ने कल लॉकडाउन 4.0 की ओर भी इशारा किया और उन्होंने बताया कि 18 तारीख से चौथा चरण लॉकडाउन का शुरू होगा। तो इसके बारे में भी मोदी जी ने बात की। दुनिया कह रही है कि अगर ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहा तो रिसेशन आएगा, डिप्रेशन का दौर आएगा। तो ऐसे में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमको चाइना के सैचुरेशन की वजह से मिली है, कहीं वो अपॉर्चुनिटी हम खो ना दें। इसीलिए इस लॉकडाउन के दौरान भी हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को धीरे धीरे करके ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, फेज्ड मैनर में शुरू करें। इसी के लिए मोदी जी ने एक नया नारा दिया है सेल्फ रिलायंट इंडिया का, और उसके लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की जिसे कहा जा रहा है सेल्फ रिलायंट इंडिया प्रोग्राम, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस अभियान के तहत मोदी जी ने एक बात बताई कि दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंडिया को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन के सामने आना है और उस ग्लोबल सप्लाई चेन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना है। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होती है इसको समझते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन यानी कि आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो किसी एक जगह नहीं बनता। उसका रॉ मटेरियल कहीं से आता है, उनकी प्रोसेसिंग कहीं और होती है,
फिर उससे कोई सामान बनता है, और ऐसे दुनिया के अलग अलग 10 अलग अलग देशों में 10 अलग अलग चीजें बनती होंगी, और वो सब की सब किसी अलग देश में पहुंचती हैं और वहां पे उनकी असेंबलिंग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, मान लीजिए कि आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, इसके अंदर में चिप लगती होगी, इसके अंदर में बहुत सारे प्लास्टिक कैबिनेट होता है, ग्लासेस होते हैं, इसके अंदर में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक होता है। तो ये सब के सब एक ही जगह नहीं बनते हैं। इनका रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो सकता है किसी अफ्रीकन सब सहारन नेशन में होता हो, फिर वो वहां से निकल के किसी देश में जाता हो सकता है, अमेरिका में जाता हो, और वहां पे उसकी प्रोसेसर चिप बनती हो। जो आईसी प्लेट आप देखते हैं, हो सकता है कि वो किसी दूसरे यूरोपियन देश में बनती हो, और वो सब निकल के फाइनली वो चाइना जाती है। चाइना में उसका कोई और कंपनी होगी जो कि कैबिनेट बनाती होगी। चाइना की कोई एक कंपनी वो सारी प्रोडक्ट्स को लेके असेंबल करके एक फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट बना देती है। तो ये होती है ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में हमको ज्यादा कॉम्पिटिटिव रोल प्ले करना है और ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना है कि किसी अलग अलग प्रोडक्ट्स के सप्लाई चेन में जितने भी स्टेप्स होते हैं वो ज्यादातर चीजों में हम कंट्रीब्यूट करें, ज्यादातर चीजें हम बना रहे हों। तो इसके लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया प्रोग्राम चलाने के लिए मोदी जी ने कल बात की इसकी। इसके बाद देखेंगे कि जब इस प्रोग्राम को चलाने की बात मोदी जी कर रहे थे तो उन्होंने खासकर से कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात की, क्योंकि यही हैं सेक्टर्स जो कि मास एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अभी भी हम जानते हैं कि इंडिया में 80% के आसपास लोग इनफॉर्मल और स्मॉल स्केल एमएसएमईज में काम करते हैं। तो एमएसएमईज को बढ़ावा देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी जनता आज भी वहीं पे एम्प्लॉयड है। फिर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 पिलर्स के बारे में बात की, और वो 5 पिलर्स हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। सबसे पहले इकोनॉमी, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी ऐसी हो कि जिसमें सिर्फ इंक्रीमेंटल चेंज की बात ना हो। जैसे कि पहले होता था कि हम लोग बात करते थे इंक्रीमेंटल चेंज की, अब इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़ के हमको क्वांटम जंप लगाना है। मोदी जी एक चीज की बात हमेशा करते हैं, स्किल, स्केल, स्पीड, कि हम लोग ज्यादा स्किल वाले बने, ज्यादा स्पीड से काम करें और ज्यादा बड़े स्केल पे काम करें। तो यहाँ पे भी उन्होंने लगभग वैसी ही कुछ बात की है कि हमारा जो चेंज हो थोड़ा थोड़ा ना हो, बल्कि अब एक क्वांटम जंप लगाने की जरूरत है। और ये सारी चीजों को करने के लिए हमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मॉडर्न इंडिया की पहचान बन के उभरे, जिसको देख के दुनिया का इन्वेस्टमेंट भारत की ओर अपने आप खींचा चला है। तो मॉडर्न इंडिया की पहचान बनाता हुआ एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके और जो इन्वेस्टमेंट आए उसको सहूलियत मिले। इसके अलावा एक सिस्टम की उन्होंने बात की है। देखिए मोदी जी पहले भी 3D की बात करते रहे हैं हमेशा, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डिमांड, लेकिन इस बार देखेंगे यहाँ पे 3D की जगह पे 2D है और तीसरा D यानी कि डेमोक्रेसी S से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे इस बार डेमोक्रेसी की जगह पे सिस्टम वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि अब समझिए कि यहाँ पे अब डेमोक्रेसी से बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ के बात की गई है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम की ही बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, इसमें आईपीआर पॉलिसी आएगी, इसमें लेबर रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये कोई एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है अपने आप में। इसमें जुडिशियल सिस्टम की भी बात की जाएगी, इसमें रिसर्च इकोसिस्टम की बात होगी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात होगी। तो ये एक अपने आप में बहुत ही वृहद कॉन्सेप्ट है। जब यहाँ पे इन्होंने सिस्टम वर्ड का यूज कर दिया तो वो जो डेमोक्रेसी था वहां से इसको बहुत ऊपर लेके गए और बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कर दिया। अगली चीज है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ये कि आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि इंडिया में ज्यादातर जनता युवा है। कहते हैं कि इंडिया में 60% से ज्यादा जनता 35 वर्ष से कम आयु की है। तो दुनिया एक युवाओं से भरा हुआ देश है। और देखिए डेमोग्राफी डिविडेंड भारत को मिला हुआ है। डेमोग्राफी डिविडेंड क्या होता है? किसी भी देश में 2 तरह की पॉपुलेशन होती है, एक वो जो कि काम करने वाली वर्कफोर्स वर्किंग एज ग्रुप में जनता होती है, दूसरी वो होती है जो डिपेंडेंट एज ग्रुप में होती है। डिपेंडेंट एज ग्रुप यानी कि 0 से लेके 18 साल, कुछ जगहों पे इसको 0 से 16 साल भी कहा जाता है, और 60 साल से
ऊपर की जनता, कहीं पे इसको 65% के ऊपर की भी कहा जाता है, यानी कि डिपेंडेंट जनसंख्या है। तो अगर वर्किंग जनसंख्या डिपेंडेंट जनसंख्या से ज्यादा है तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, और अगर वर्किंग जनसंख्या डिपेंडेंट जनसंख्या से कम है तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक बर्डन। तो भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है, हमको इसका लाभ उठाना है, क्योंकि अगर वर्किंग जनसंख्या ज्यादा है तो वो ज्यादा काम कर सकती है, ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, एक बड़ी इकोनॉमी क्रिएट कर सकती है। और ऐसे ही डिमांड की बात करें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट भारत में इसलिए आसान है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा डिमांड भी अपने आप में है। अगर कोई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक्सपोर्ट करे तो ठीक, ना करे तो भी भारत में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ही भारत में जहां सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, वहीं आज की समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन चुका है भारत। तो इतने कम समय में ये जो शिफ्ट हुआ, ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि भारत में अपने आप में डिमांड मोबाइल फोन्स की बहुत ज्यादा है। इसको देख के मोबाइल कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित हो रही हैं। जैसे कि अभी आप जानते होंगे कि एप्पल नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका फोन आईफोन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जो कि अभी फिलहाल वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने अगले 5 साल के अंदर अंदर अपनी 1/3 मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करने का एक प्लेज किया है। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में अपने आप में बहुत ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट यहाँ पे मोदी जी ने इसी अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहला स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज को अनाउंस किया, और इन्होंने एक बात बताई कि इसके पहले अभी जो कोरोना वायरस के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा हुई थी 1,70,000 करोड़ की, और उसके बाद जो आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया गया था 3.7 लाख करोड़ रुपए का, इसको मिला के, इन दोनों को मिला के 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एक पैकेज घोषित किया गया है, जो कि भारत की इकोनॉमी का लगभग 10% है। ये एक बड़ा अमाउंट होता है अपने आप में। इसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री जी ने की है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों ने भी ऐसे ही कुछ पैकेज की घोषणा की है। जहां जापान ने को 21%, वहीं अमेरिका ने 13% पैकेज की घोषणा की है। ब्रिटेन ने भी 10% के आसपास के एक पैकेज की घोषणा की है। ये सबको पैकेज इसलिए घोषित करना पड़ रहा है क्योंकि जैसा कि अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से दुनिया लॉकडाउन में है और अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो उसको उबारने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है, इसलिए सरकारें दुनिया की अलग अलग इस तरह के पैकेजेस की घोषणा कर रही हैं। ये जो पैकेज है अभी ये 4 चीजों पे फोकस करेगा, और वो 4 चीजें होंगी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज। क्योंकि जब भी कोई कंपनी आएगी तो उसको जमीनों की आवश्यकता होगी। लैंड एक्विजिशन इंडिया में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से। लेबर लॉज का कंप्लायंस ये भी इंडिया में बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा है, जिसके लिए सरकार ने 4 कोड्स बनाने की बात की है और जिसपे काम चल रहा है। 2 कोड आ भी चुके हैं। लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जाए उसके लिए मोदी जी ने बात की है। अभी आरबीआई ने अपने कुछ इनिशिएटिव से लिक्विडिटी को आसान बनाने की कोशिश भी की है। और लॉज, इंडिया में बहुत ही ज्यादा ओवरलैपिंग ऑफ लॉज देखने को मिलता है, तो इन सब चीजों को आसान बनाने की मोदी जी ने बात की है इस पैकेज के तहत। इसके अलावा देखेंगे एक आखिरी चीज, मोदी जी ने बोला कि अब हम लोग लोकल के ऊपर बल देंगे, यानी कि ये एक तरीका है जिससे कि मेड इन इंडिया को बूस्ट किया जा सके। अब मेड इन चाइना या फिर इंडिया के बाहर की मैन्युफैक्चरिंग की हुए प्रोडक्ट्स को आप ना खरीदें, ना प्रमोट करें, बल्कि लोकल को बढ़ावा दें। तो उन्होंने बात की कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट हो, लोकल सप्लाई चेन हो। ये जो पैंडेमिक अभी आया इसने भी हमको कहीं ना कहीं इस ओर इशारा किया कि हम लोग लोकल के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब सभी सप्लाई चेन, दुनिया भर की सप्लाई चेन बाधित हो चुकी थी, तो दुनिया के लोगों का जो जीवन यापन चल रहा है वो लोकल सप्लाई चेन पे ही चल रहा है। तो उन्होंने बता दिया कि लोकल सप्लाई चेन ये सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं, ये हमारी अब जिम्मेदारी भी है कि हम इसको बढ़ावा दें। तो उन्होंने एक नारा दिया कि बी वोकल फॉर लोकल, कि आप लोकल के लिए आवाज उठाइए, लोकल को बढ़ावा दीजिए।
कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े ब्रांड्स आप जानते हैं, ग्लोबल ब्रांड्स, वो सभी कभी ना कभी लोकल ही थे, लेकिन जब उनको प्रमोट किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, उनकी ब्रांडिंग की गई, उनके ऊपर ट्रस्ट किया गया, तभी वो आगे बढ़े। तो अगर हम भी वैसे ही अपने प्रोडक्ट्स के साथ में करें तो हम भी अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं और अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।